गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बाद अब एक बार वर्ब पर आते हैं। वर्ब क्रिया, जो कि किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड होता है। वर्ब क्रिया, जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, जिसके बिना कोई भी सेंटेंस पूर्ण नहीं होता। तो वर्ब एक क्रियात्मक शब्द होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक क्रियात्मक शब्द है, एक्शन वर्ड है, और जो हमें बताता है कि वाक्य में कि कौन सा कार्य हो रहा है। यानी कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए कार्य के करने या होने को प्रकट करे, तो वो वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पर अब हम वर्ब को, हालांकि कुछ चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी, अब फिर से हम वर्ब को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्ब के जो काइंड्स हैं, भेद हैं, वो 4 होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और एक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो आज इस टॉपिक में सिर्फ हम आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ही स्पष्ट करेंगे। तो देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें कोई कर्म ना हो। यानी कि ऐसी क्रियाएं वाक्य की जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट या कर्म पर न पड़ रहा हो, यानी कि स्पष्ट ही ना हो कि इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्रिया आपकी इंट्रांजिटिव होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, he sleeps, वह सोता है। he sleeps, वह सोता है। और ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब है स्लीप, सोना, कार्य कौन सा हो रहा है? सोने का कार्य हो रहा है। अब जो सोने का कार्य हो रहा है, जिसका असर किसी व्यक्ति पर, किसी नाउन पर नहीं पड़ रहा, यानी कि सब्जेक्ट इस कार्य को कर रहा है और इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं जा रहा, यानी कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, राम गोज, राम जाता है। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं, जिन दोनों सब्जेक्ट्स में वर्ब, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि स्लीप और गोज, यहां पर दोनों ऐसी वर्ब्स हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। इस वाक्य से नहीं स्पष्ट हो रहा है कि इस क्रिया का प्रभाव कहां है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम ऐसी क्रियाओं को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है व्हाट, क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा होता है whom। 2 क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट और whom, क्या और किसे, किसको, क्या और किसे। अब जब भी हमें इस चीज का पता लगाना हो तो हम क्रियाओं के साथ, जैसे सोता है, पहली क्रिया है सोता है, हम इसके साथ दोनों वर्ड्स लगाएंगे, व्हाट और whom। क्या सोता है? राम क्या सोता है, वह क्या सोता है। अब इसका हमें जवाब चाहिए। क्या इसका जवाब ऊपर वाले दिए हुए सेंटेंस से मिल पा रहा है? शायद नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहा। यानी कि वह क्या सोता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन हास्यास्पद नजर आता है, देखने में, सुनने में हंसी आती है कि ये क्या पूछ रहे हैं, वह क्या सोता है। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा। दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, वह किसे सोता है, वह किसको सोता है। ये भी क्वेश्चन हास्यास्पद है, इस क्वेश्चन को भी सुनकर हंसी आती है।
कि कैसा सवाल है। तो जो सवाल ही स्पष्ट नहीं हो रहा है तो जवाब नहीं मिल रहा। जवाब हमें उसी क्वेश्चंस के मिलते हैं जो क्वेश्चन सटीक हो, सही हो, लेकिन जब क्वेश्चन ही सही नहीं है तो इसके जवाब नहीं मिलेंगे। और ऐसे जब इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब ना मिले तो वो वर्ब आपकी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। कोई चाहे इस क्वेश्चन का जवाब हो चाहे इस क्वेश्चन का हो, अगर इन दोनों में से किसी क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तब वो इंट्रांजिटिव नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों सवाल बनाने के बावजूद भी हमें किसी का जवाब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रियाएं हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्योर इंट्रांजिटिव होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं आपको ऐसी भी मिलेंगी जो इंट्रांजिटिव ना होकर ट्रांजिटिव का भी कार्य करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की जो क्रियाएं हैं जिनका जवाब कोई भी नहीं हो सकता, ना इस क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर ना इस सेंटेंस के बाहर, यानी कि इसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। जब इसका जवाब नहीं मिल सकता तो ये प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे स्लीप, गोज, वॉक आदि जो वर्ब्स हैं आपकी पूरी इंट्रांजिटिव होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही लगता है कि इसमें कर्म, स मींस साथ, यानी कि कर्म हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हो। जिन क्रियाओं के साथ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए वो क्रियाएं आपकी ट्रांजिटिव होंगी। जैसे देखते हैं, ही रीड्स अ बुक। यहां पर वर्ब आपकी है रीड्स। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को कुछ भी करना हो तो हम वर्ब की पहचान करते हैं, वर्ब को पता लगाते हैं इसमें वर्ब क्या है। अब देखिए, रीड्स पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब फिर से यहीं पर आते हैं, इंट्रांजिटिव के रूप में आते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का प्रयोग करते हैं और इनके जवाब हम ढूंढते हैं। यदि इनके जवाब मिल रहे हैं तब ट्रांजिटिव। वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो हमें जवाब ये मिलेगा, वह एक किताब पढ़ता है। तो इसका जवाब मिल गया। व्हाट या हुम दोनों में से कोई एक जवाब मिला है। तो यदि जवाब मिल रहा है तो वो क्रिया आपकी ट्रांजिटिव होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यानी ये वर्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ड इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर व्हाट का जवाब मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दें, व्हाट का जब जवाब मिलेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, whom से, he helps me, वह मेरी सहायता करता है। किसी, किसे या किसकी? अब सवाल whom, किसकी, किसकी सहायता करता है? सब आपके वर्ब ये है, इसी वर्ब के साथ हम क्वेश्चन बनाएंगे। किसकी सहायता करता है? तो जवाब मिलेगा मी, मेरी। तो ये जवाब मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अगर इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। जो क्या का जवाब मिल रहा है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो किसे या किसको इस प्रश्न का जो जवाब वर्ड्स दें तो वो वर्ड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे पहचानेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वर्ब के साथ व्हाट यानी कि क्या प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न बनाते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए किसे, whom प्रश्नवाचक शब्द से हम प्रश्न बनाते हैं और उसका जो जवाब मिलता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं। दो एग्जाम्पल का हम आपको तुलना कराते हैं, देखते हैं। देखिए, द ड्राइवर stopped the train। दूसरा, the train
स्टॉप, द ट्रेन स्टॉप। दो सेंटेंस आपके सामने है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। यहां पर द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकी। दो सेंटेंस है आपके सामने, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी और ट्रेन रुकी। दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब एक ही है, स्टॉप। इसमें भी वर्ब वही, इसमें भी वर्ब वही। अब यहां पर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एट द स्टेशन, यहां पर स्टॉप वर्ब है, यहां पर भी है। अब देखिए यहां पर क्रिया करने वाला कौन है? स्टॉप मींस रोकना। किसने रोकी? ड्राइवर ने रोकी, सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप मींस रोकना या रुकना, कौन रुका या किसने रोकी? सब्जेक्ट ट्रेन हो गया। यहां पर सब्जेक्ट है ड्राइवर, यहां सब्जेक्ट है ट्रेन। वर्ब दोनों किए। अब देखिए यहां पर जो क्रिया हुई, इस क्रिया का असर कहां पर गया? ट्रेन पर गया। ड्राइवर ने रोकी क्या? ट्रेन। ड्राइवर ने रोकी क्या? ट्रेन। तो क्या का जवाब यहां पर ट्रेन मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ट्रेन। तो जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये वर्ब कैसी हुई? ट्रांजिटिव। वर्ब कैसी हुई? ट्रांजिटिव। अब यहां पर देखते हैं ट्रेन रुकी एट द स्टेशन, स्टेशन पर। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, क्या ये ऑब्जेक्ट है? ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अब सवाल बनाते हैं, ट्रेन क्या रुकी? ट्रेन क्या स्टेशन पर क्या रुकी? ट्रेन स्टेशन पर क्या रुकी? सवाल बन रहा? नहीं बन रहा। ट्रेन स्टेशन पर किसे रुकी? नहीं बन रहा। यानी कि ये दोनों सवाल सही नहीं है। जो सवाल सही नहीं तो आंसर नहीं मिल सकते। यानी कि क्या और किसे, दोनों का जवाब इस सेंटेंस में नहीं मिल रहा। जब इस सेंटेंस में सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये क्रिया इंट्रांसिटिव हो गई। यानी कि यहाँ पर क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में है और यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में है। तो स्पष्ट होता है कि एक ही क्रिया दोनों रूपों में प्रयोग हो सकती है। एक ही क्रिया आपकी दोनों रूपों में प्रयोग हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें, ट्रांसिटिव में भी और इंट्रांसिटिव में भी। तो इस तरीके से हम इन दोनों में अंतर आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस किस रूप में हो सकते हैं। या तो नाउन के रूप में, प्रायः जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाउन के रूप में होते हैं। जैसे कि ये देखिए ऑब्जेक्ट, अ बुक, ये नाउन है। तो ऑब्जेक्ट का पहला रूप हो गया नाउन। नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। दूसरा हो गया मी, यानी कि ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के रूप में भी आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं। इसके बाद और बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इंफिनिटिव भी मिलेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव भी मिलेगा। सजेस्ट देखिए इंफिनिटिव का, आई वांट टू स्लीप। आई वांट टू स्लीप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं क्या? जवाब मिलेगा सोना। यानी कि जैसे हमने क्रिया के साथ क्या वर्ड लगाया और सवाल बनाया, उसका जवाब हमें ये वर्ड दे रहा है। मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं? जवाब यही तो आएगा, सोना। मैं सोना चाहता हूं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस रूप में है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो वर्ब का एक दूसरा रूप होता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है, जिसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। इसके लिए आपको हमारे पिछले वीडियोस हैं, उनमें से आपको एक वीडियो मिलेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टू स्लीप वर्ब से बना है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब आपकी वांट है, यानी कि फाइनाइट वर्ब यही नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। तो ये अब ये भी ध्यान रखें कि इन्फिनिटिव्स जो होंगे वो भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक जीरेंड। आई हेट, मैं घृणा करता हूं। आई हेट, मैं घृणा करता हूं। किससे? स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग से घृणा करता हूं। किससे? ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है स्मोकिंग से।
मैं क्या ग्रहण करता हूं, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसमें, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो और वो वर्ब का कार्य ना करके दूसरे नाउन का कार्य करे, नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे, जिसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, डबल कार्य करने के लिए। तो स्मोकिंग ये वर्ब से बना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगी है, लेकिन ये वर्ब का कार्य ना करके नाउन का कार्य कर रही है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। ऐसे में भी इसको हम जीरेंड, ऐसे में जीरेंड कहते हैं और ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होती है। तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन मिला, प्रोनाउन मिला, इंफिनिटिव मिला और अब ये जीरेंड। अब इसके बाद इसी तरीके से आपको फ्रेज यानी कि वाक्यांश के रूप में भी होते हैं। देखते हैं सेंटेंस, जैसे सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, वह नहीं जानती है। अब इसके बाद जो हम वर्ड डालेंगे, क्या का जवाब डालेंगे, वह क्या नहीं जानती है। अगर क्या का जवाब हम जो कुछ भी यहाँ पर डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वह क्या नहीं जानती है। इसमें हम नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव और जीरेंड न डालकर हम कोई तीसरा वर्ड डालें जिसको फ्रेज कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं। क्या, वह क्या नहीं जानती है, हाउ टू डांस, नाचना, कि नृत्य कैसे किया जाता है, हाउ टू डांस, वह नृत्य करना, हाउ टू डांस मीन्स नृत्य करना, वह नृत्य करना नहीं जानती है। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, वह क्या नहीं जानती है, इसी क्या का जवाब ये है। और जब ये क्या का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना इंफिनिटिव, ना जीरेंड के रूप में, ये पूरा फ्रेज के रूप में है। हालांकि जब हम खाली इतना लिखेंगे टू डांस तब ये इंफिनिटिव लगेगा, लेकिन ये पूरा एक फ्रेज है, हाउ टू डांस, हाउ टू डांस ये पूरे फ्रेज के अंतर्गत आएगा और इसलिए हम इसको फ्रेज में रखेंगे और ये भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इसके बाद हम और बात करते हैं तो क्लास की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्लास हमें मिल सकता है। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। फिर देखते हैं इसी सेंटेंस में देख लेते हैं, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। अब क्या नहीं जानती है, अब कि यहाँ पर फ्रेज न डालकर हम एक क्लास डालेंगे और क्लास देखिए, सी डज नॉट नो हु हैज कम, वह नहीं जानती है कि कौन आया है, कौन आया है। क्लास क्या होता है, क्लास एक अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से इस क्लास के अंतर्गत अपना एक वर्ब होगा, अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक वर्ब होगा। जैसे ये पूरा सेंटेंस है लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी कि क्लास का अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वाक्य का कार्य नहीं करता है। तो ध्यान दें, हु हैज कम, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड होकर भी क्वेश्चन वर्ड का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, तो सी डज नॉट नो हु हैज कम, यहाँ पर ये आपकी क्लास है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वह क्या नहीं जानती है कि कौन आया, कि कौन आया, वो ये बात नहीं जानती कि कौन आया है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जीरेंड, फ्रेज और क्लास भी मिल सकती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ध्यान दें, तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। तो इसको हम उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं ऐसे वर्ब्स जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब, दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे he gave me a book, यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों में दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। he gave, उसने दी मुझे एक किताब, उसने मुझे एक किताब दी। अब हम क्या और किसे, क्या और किसे, ये दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं
इन दोनों से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहां से बनाएंगे? क्रिया से। ही गिव मी, उसने मुझे क्या दिया? जवाब मिलेगा ए बुक। उसने एक किताब किसे दी? जवाब मिलेगा मुझे दी। ठीक, तो किसे, इसका जवाब यहां रहा और इसका जवाब यहां रहा। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। क्या का जो जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका, और जो किसे का जो जवाब मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो ध्यान दें, इन दोनों ऑब्जेक्ट का पता हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे पीछे आपको आपने पता लगाया था। क्या और किसे, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द क्रिया के साथ जोड़कर हम एक प्रश्न बनाते हैं, और उस प्रश्न का जो जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्या के जवाब क्या के सवाल से जवाब जो मिल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे, हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान देते हैं एक बार, प्रायः क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं, तो उस रूप में ये तरीका हो जाता है, ही गेव ए बुक, फिर टू मी। इस तरीके से टू जोड़ना पड़ता है, यानी कि टू या फॉर, टू या फॉर दो चीजें जोड़नी पड़ती हैं। कब? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखेंगे। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं तो हमें टू और फॉर से जोड़ना पड़ता है, जो उचित हो, टू या फॉर। वरना मी को हम पहले रख लें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद। रीऑर्डरिंग करते समय भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वाक्य में टू आया है तो समझ लीजिए टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाएगा। अगर रीऑर्डरिंग करने वाले सेंटेंस में टू ना हो तो हम उस मी को उठा के पहले रख लेंगे। इस तरीके से ये बातें दोनों ध्यान रखनी है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में ले जाते हैं तो टू और फॉर से हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि सेंटेंस सी बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। फॉर मी, उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। सी बॉट ए पेन फॉर मी, मेरे लिए। तो इस तरीके से हम इन दोनों का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक बात और बात करते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट, यहां पर जब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, यानी कि पूरा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरा। अब देखिए, ही कॉल्ड हिम। अब यहां पर सेंटेंस है ही कॉल्ड हिम, उसने उसे पुकारा, उसने उसे पुकारा। अब क्या है, जैसे मोहन ने राजू को पुकारा तो आवाज दे दी राजू, तो ये तो पुकारा है, उसका नाम था, उसको आवाज दी। तो यहां पर ये सेंटेंस और कुछ कह रहा है, उसने उसे पुकारा, उसने उसे पुकारा। अब यहां पर हम इसे अधूरा मानकर चल रहे हैं क्योंकि उसने नाम नहीं पुकारा। हम यहां पर कोई दूसरी बात बताने वाले हैं। क्या उसने पुकारा, क्या कहा उसने? कुछ और, नाम के अतिरिक्त कुछ कहा, नाम के अतिरिक्त कुछ कहा। जैसे he called him a thief, he called him a thief, उसने उसे चोर कहा। क्या कहा? चोर। अब इस सेंटेंस को ले, पुकारने वाला जो सेंटेंस हमने राजू और मोहन का उदाहरण दिया था उसको थोड़ा सा माइंड से परे कर देखो। he called him, अब उसने उसे पुकारा। क्या पुकारा? चोर पुकारा। किसे पुकारा? उसे पुकारा। दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन ये देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को अधूरा कर दें तो इसका भाव दूसरे में जा रहा है, भाव दूसरे में जा रहा है, यानी कि अधूरा लग रहा है। उसने उसे पुकारा। अब आप सोचेंगे क्या पुकारा, क्या कहे कर पुकारा। तो यहां पर ये वर्ड जो है अथीफ, इस क्रिया के अर्थ को पूर्ण कर रहा है कि उसने उसे चोर कहा, चोर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? चोर कहकर पुकारा। ठीक, जैसे और कोई सेंटेंस इसको अन्य दूसरे रूप में लेते हैं। जैसे द टीचर मेड मोहन
अब सेंटेंस देखिए, द टीचर मेड मोहन, टीचर ने मोहन को बनाया। टीचर ने मोहन को बनाया, क्या ये वाक्य पूर्ण है? नहीं, ये वाक्य आपको अधूरा लग रहा है। टीचर ने मोहन को बनाया, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम कुछ कहेंगे, हम कुछ यहाँ लिखेंगे जिससे हमारा ये सेंटेंस पूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द टीचर मेड मोहन कैप्टन। टीचर ने मोहन को कैप्टन बनाया, टीम का कैप्टन बनाया। तो यहां पर आपका ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसके बिना सेंटेंस आपका पूर्ण नहीं हो रहा था। और जब सेंटेंस पूर्ण नहीं हो रहा था तो हमने एक वर्ड डाला जो कैप्टन है। तो इस सेंटेंस ने आपका इस वर्ड ने आपका सेंटेंस पूरा किया। तो ये वर्ड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। यानी कि पूरक, वो शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करे, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस अधूरा लग रहा था। और जब कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस अधूरा लग रहा हो तो ऐसी क्रियाएं फैक्टिटिव वर्ब कही जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? फैक्टिटिव वर्ब। ऐसी क्रियाओं को हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। जो क्रियाएं ऑब्जेक्ट के बावजूद भी पूर्ण ना हो, ऑब्जेक्ट के बावजूद भी अपना अर्थ पूर्ण ना कर पाए, और अपने अर्थ पूर्ण करने के लिए अपने किसी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड कर रही हो, कॉम्प्लीमेंट चाहती हो। जब तक कॉम्प्लीमेंट ना आए तब तक इस क्रिया को अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट की मांग करने वाली वर्ब फैक्टिटिव वर्ब कहलाती है। तो ध्यान दें। तो इस तरीके से अगर हम इसको यहां से हटा दें तो सेंटेंस अधूरा है, लगा देंगे तो सेंटेंस पूरा है। जबकि ऑब्जेक्ट था, लेकिन अकेले ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, अर्थ को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से ये उम्मीद करते हैं आपको फैक्टिटिव वर्ब भी समझ में आ गई होगी, और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।